वीलॉग का आगाज मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूं कि आप सबको तो बहुत मुबारक हो, और इसके अलावा स्पेशली अगर हमें किसी को बैक करना चाहिए और किसी को पूरे पाकिस्तानी कौम को अगर मिलकर किसी को शाबाश देनी चाहिए तो हमारी वो टीम है जिसने पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया और पूरी दुनिया की लिए जो एक मसला बहुत बड़ा बना हुआ था, जिसे कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ भी जा सकता था, उसे रोकने में मेन किरदार अदा किया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार साहब जो हमारे वाइस वजीर आजम है, नायब वजीर आजम है, और उसके अलावा वो तमाम टीम जिनके नाम हम नहीं जानते लेकिन हमारे अनसंग हीरोज होते हैं जिनका पता किसी को नहीं होता, तो उन तमाम लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना काम किया जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और दुनिया के अंदर आपने अमन कायम करने की कोशिश की। तो खुले दिल से इन सब की तारीफ कीजिए। प्रॉब्लम यह है जी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के बन चुके हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद उनकी छेड़ बन गई है। अब मैं नहीं जाना चाहता कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं या क्या है, लिटरली उन्हें तकलीफ थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कम अज कम हम अपनी पूरी कौम को यह मैसेज दें कि खुल के आइए, खुल के अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुई है। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने वो काम किया है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो यहीं से हमारी कुछ खबरों का आगाज होगा। आगाज शायद यहां से ना हो लेकिन हमारे टॉपिक्स में ये शामिल होगा कि पाकिस्तान को अभी भी कॉल्स मौसूल हो रही हैं। ये कॉल्स क्यों मौसूल हो रही हैं? पूरी दुनिया अभी भी क्या तवक्को पाकिस्तान से रख के बैठी है और क्या कर रहा है पाकिस्तान उन तवक्कुआत के हवाले से? तो इन कॉल्स के बारे में कुछ बताएंगे। चीन से एक बहुत बड़ा राब्ता हुआ है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। फिर आपको यह बताएंगे कि अगले 48 घंटे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान ही कुछ कर रहा है, यह भी जानिएगा। फिर आपको यह बताएंगे जी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसी फजूल बात कर दी है लिटरली कि मतलब समझ नहीं आता कि बंदा हंसे या रोए। मतलब ये बंदा क्या है, कोई बंदा डिफाइन नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप खुद ही डिफाइन कर सकता है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। तो ये जानिएगा, पूरा अमेरिका का एक चैप्टर होगा, वो क्या कर रहा है, शैतान याहू क्या कर रहा है, जल्दी में वो कहता है ना तेल का काम कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जो इजराइल है अगर उसे कंट्रोल ना किया गया तो, अब ये तो क्या है, किसका ये बयान है और क्यों ये कहा जा रहा है, ये बड़ी एक जबरदस्त चीज है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान के हवाले से बड़ी जबरदस्त खबरें आई हैं। उन्होंने कहा जी हम तैयार बैठे, हर तरह से तैयार है। अब ये उनकी तैयारी क्या है, और एक उनके बहुत खास किस्म के लीडर है, उनकी तरफ से भी एक बयान है। और ये बयान ऐसे नहीं आया, किसी ने उन्हें एक पूरी ब्रीफिंग दी, उसके बाद उन्होंने फिर खुल के बताया कि ईरान यहां पर स्टैंड कर रहा है। तो ये भी जानिएगा। ये होंगी आज की हमारी तमाम खबरें। और अभी चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर जो हमेशा मैं आपको देता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे ट्विटर लिंक को ज्वाइन कीजिए और हमारे फेसबुक लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। और अब चौधरी साहब से पूछते हैं, बल्कि चौधरी साहब की तरफ जाते हुए मैं ये कहूंगा कि चौधरी साहब अपनी चॉइस से जाएं कि किस खबर को हमें पहले डिस्कस करना चाहिए। और वैसे आज एक अजीब सी ट्वीट देखी मैंने डोनाल्ड ट्रंप की, और यकीन करें कि जिसको कहते हैं ना कान सुर्ख हो जाने और हैरान हो जाना बंदे का कि ये हो क्या गया। उस तरफ आता हूं कि उसने अजीब ट्वीट की और ये फिर ट्वीट करके उसने डिलीट भी की है। और ये चंद उन ट्वीट्स में, मुकद्दस ट्वीट्स में शामिल है जिसे ट्रंप को डिलीट करना पड़ गया। अच्छा। और यानी एक ऐसी अजीबोगरीब सी बोंगी है कि जब उसे इंटरनेशनली प्रेशर आया हर तरफ से, और अपने घर से भी उसको प्रेशर आया और अमेरिका के अंदर से भी आया वहाँ पे, तो इमीडिएटली उसे डिलीट करना पड़ गया इसको। मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखो कि जो ताकत होती है ना, ये इंसान के दिमाग को ख़राब कर देती है। कहते हैं कि इंसान 3 चीज़ों के लिए इस दुनिया के अंदर स्ट्रगल करता है। हम में से हर शख्स अमीर होना चाहता है, ठीक है, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए या अमारत नहीं चाहिए, बल्कि अंबिया इकराम जो थे वो भी दुआ करते थे अपनी कौम के लिए कि अल्लाह ताला इनको खुशहाली दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल की, जो उन्होंने दुआ फरमाई, उसके अंदर ये चीज़ भी है कि यहाँ पे खुशहाली आए। तो खुशहाली जो है वो या अमारत है या पैसा है, ये हर शख्स की डिज़ायर होती है, हर मज़हब की, हर शख्स की, हर सोसाइटी की डिज़ायर होती है। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इकनॉमिक रिवाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। वो अपना हुर्मस क्यों कंट्रोल करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अपने कब्जे में रखना चाहता है। बाकी दुनिया क्यों ये करना चाह रही है? इसलिए कि ज़रा पैसे का खेल है, ज़रा हर आदमी अमीर होना चाहता है, हर सिविलाइजेशन, हर मुल्क, हर सोसाइटी अमीर होना चाहती है। दूसरा, हर इंसान मशहूर होना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो नामवर हो के ना मरना चाहे। उसकी पूरी कोशिश होगी कि उसकी शनाख्त हो, लोग उसका नाम जाने। इवन जब बंदा मर जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर भी उसका नाम लिखा जाता है और शेर लिखे जाते हैं, ताकि कब्र जो है ना उसकी निशानी भी रहे। बंदा जो मर गया है वो अपनी शनाख्त छोड़ के जा रहा है पीछे, वो बता रहा है कि मेरा नाम ये है और मैं इस वक्त पैदा हुआ और मैं इस वक्त दुनिया से गया, और ये साथ एक शेर भी लिखा हुआ है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है शोहरत के लिए दौड़ता है और उसकी डिज़ायर है। और तीसरी जो सबसे बड़ी डिज़ायर होती है वो ताकत होती है। हर इंसान ताकतवर बनना चाहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ताकत के खेल के अंदर दाखिल ना होना चाहे और ताकत को ग्रैब ना करना चाहे। लेकिन इंसान का जो सबसे बड़ा अलमिया है, वो अलमिया ये है कि जब भी ये कुछ चीज़ हासिल कर लेता है तो फिर ये उसमें आगे से आगे जाता है। हर मशहूर आदमी जो है ना वो अपनी शोहरत में मज़ीद इजाफा चाहता है, हर अमीर आदमी मज़ीद दौलत चाहता है, और हर ताकतवर आदमी जो है ना मज़ीद ताकत चाहता है। वो रुकता नहीं है किसी जगह पे भी, और जो रुक जाए वो सूफी हो जाता है, संत हो जाता है। बहरहाल जब आप अल्टीमेट ताकत तक पहुँच जाते हैं
तो उसके बाद इंसान का दिमाग ख़राब होता है, और जब दिमाग ख़राब होता है तो अपने आप को बाज़ औक़ात खुदा समझना शुरू हो जाता है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा शायरी हुई ना इंसान के खुदा होने के ऊपर हुई है भाई, कि इससे पहले भी यहाँ पे कोई तख्त नशीन था तो इस टाइप की जो शायरी है उसकी वजह ये है कि ये बताया जाए कि यार तो खुदा नहीं है, लेकिन इंसान अपने आप को एक वक्त आता है कि खुदा समझना शुरू कर देता है। वो जो कहते हैं ना अपनी भगवान है, तो अपन ही भगवान है जो है ना इंसान बन जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ताकत के उस लेवल तक पहुँच गया हुआ है कि उसने अचानक अपने आप को महसूस किया नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बन गया। और उसे एक पिक्चर अपनी AI से जनरेट करवाई जिसके अंदर वो एक ख़ास किस्म का एक कपड़ा होता है जो मसीह जो बहुत ज़्यादा सेंट होते हैं ना जी, वो पहनते हैं जो, ठीक है वो। और उसके बाद एक हाथ से उसकी रोशनी कर रही है और दूसरे हाथ से वो एक मरीज़ है जिसके उसने सर पे हाथ रखा हुआ है और उसको फिर वो वहाँ से हील करने की कोशिश कर रहा है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खूबी थी उसके अंदर कि वो मरीज़ों को बल्कि मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो आप ये समझे कि ऑलमोस्ट वहाँ पे मुर्दा है। मैं तस्वीर नहीं दिखाना चाहता, ये बड़ी अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है, इसे नहीं दिखाना चाहिए कभी भी, क्योंकि इतनी गुस्ताखी हम नहीं कर सकते जितनी उसने कर दी, अपने मज़हब के साथ भी करती है। तो अब उसके साथ जो है ना बाकी कुछ नर्स दिखाए हुए हैं, कुछ सोल्जर्स दिखाए हुए हैं, तो वो साबित ये करना चाह रहा है कि जी मैं एक हाथ से मरे हुए शख्स को ज़िंदा कर रहा हूँ या वो बीमार है तो उसको हील कर रहा हूँ। तो उसने बिल्कुल उस तरह जो एक मसीहों का अपना एक अकीदा है उसके मुताबिक उसने अपने आप को जो ना अपनी तस्वीर लगा के उसने जीसस बना के पेश कर दिया, जिसको जीसस कहते हैं। तो वो उसके बाद उसके ऊपर बड़ी यलकार हुई, सब लोगों ने कहा कि यार तेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या हो गया तुम्हें? और वो जाहिर है वहाँ पे जो पादरी हैं उनसे दुआ करवाता रहता, तो उसे ख़तरा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पादरी जो है लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाएं और ये मेरे खिलाफ एंटी ट्रंप एक कंपेन स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो घबरा गया, ये तो पोप के भी पीछे पड़ गया, उसके खिलाफ भी बयान दे दिए उसने पोप लियो के खिलाफ। तो फिर उसने ये डिलीट कर दी ये जो है ना पोस्ट, और फिर इसे पूछा गया तो उसने कहा तो मैं तो ये साबित करना चाह रहा था कि मैं मसीहा हूँ। अब मसीहा जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ये इसका दिमाग चल गया। वो पावर जो है ना, पावर इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने उसका जो सर्किट है शॉर्ट कर दिया। दिमाग का एक सर्किट होता है ना, वो बाजू का पावर ज़्यादा हो जाए तो शॉर्ट हो जाती है। वैसे तो यहाँ पे कोई भी अप्लाइंसेज होती है ना, जब उसके अंदर बिजली बढ़ जाती है तो क्या होता है, फ्यूज़ हो जाती है। तो ये इंसान भी पावर ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज़ हो जाता है। अच्छा साहब, ये वाकई ज़हनी मरीज तो नहीं? यार अमेरिका के अंदर बहुत कंसर्न हो गया वैसे, और फौज जो है ना बड़े तशवीश से इसको देखती है। वहाँ जो कैबिनेट है उसके कुछ सेंसिबल लोग हैं वो भी बड़ी तशवीश से देखते हैं। CIA बहुत परेशान है इसके ऊपर। बाकी बहुत सारे जो लोग हैं ना ये भी कहना शुरू हो गए अमेरिका के अंदर कि ये जो नेटो को रोका हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन को रोका हुआ है कि इसके पीछे नहीं लगना, वो भी CIA ने रोका हुआ है। उन्होंने इनको कहा हुआ है कि खबरदार हमारे प्रेसिडेंट के पीछे लगे, क्योंकि उन सबको खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट कर दे जिसके अंदर सारे न्यूक्लियर वेपन्स चल जाएं और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। तो उन सब ने इसलिए कहा हुआ है कि इसको कट टू साइज़ करें, ताकि अगर यूरोप इसके साथ मिल गया तो फिर साइज़ इसका बहुत बढ़ जाएगा, फिर ये कंट्रोल नहीं होगा। तो अब अंदर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मसाइल पैदा हो गए। सब ये वहाँ के कल्ट की चॉइस है। अब मैं वर्ड वो यूज़ करने लगा हूँ, मैं फिर भी कहता हूँ यूथियाज, जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो उसका मतलब जो जेन्युइन वर्कर है वो नहीं होता। मतलब यह है कि जो ज़ॉम्बी वर्कर है ना, आंखें बंद करके सिर्फ बोलना बगैर किसी वजह के, कोई लॉजिक उसके पास नहीं होती, तो ये अमेरिकन यूथियों की चॉइस है। तो हो सकता है ये, बल्कि कई लोग तो इसको ट्रंप खान कहते हैं, ट्रंप ने अजी और इधर इमरान खान को ना इमरान ट्रंप ही कहते हैं लोग, क्योंकि दोनों की आते एक जैसी। वैसे तो मोदी भी ऐसा ही था, वो अब तो यार बेचारा बिल्कुल ही खत्म हो गया, तरस खाना चाहिए उस पर। नरेंद्र मोदी नहीं यार हद है। अच्छा बहरहाल जो मसूद पज़ेश्कियान है वो जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन जो है वो जायज़ नहीं है और किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे। ये जो चारों किताबें और अम्बिया कराम है ना, तमाम अम्बिया और पैगम्बर रसूल जिनके ऊपर किताबें उतरी, वो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। हम उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर और उनकी किताब अंजील को तस्लीम ना करें, और बाकी पैगम्बर भी तमाम जो अल्लाह ताला ने उतारे। तो जब भी किसी पैगम्बर की तौहीन होती है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है और हमें होनी भी चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स है ना, जो अमेरिका वगैरह यूरोप, उनका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बुत बनाए हुए उन्होंने, उनको स्लीब पर चढ़ाया हुआ है, उनकी तस्वीरें बनाते हैं, उनकी तस्वीरें लगाई होती हैं सारी। तो वो उनके लिए ये इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, और तरह की सोसाइटी। लेकिन हम इतने मॉडर्न नहीं हुए और ना हमें होना चाहिए, हमारा ईमान है, तो हम ज़रा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये अब मेरा ख्याल है पादरियों की तरफ से भी रिएक्शन आया, जिसका नुकसान जो है ये हुआ है, या फ़ायदा ये हुआ है कि ट्रंप को अपनी ट्वीट जो है डिलीट करनी पड़ गई। अब वो मेरा ख्याल है मजीद मसीहा नहीं रहा। चले जो साहब ये बताइएगा, ट्रंप का दूसरा बयान है कि ईरान के हवाले से वो कहता है कि ये बेताबी से डील चाहता है। ट्रंप ने कहा जी कि मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद ईरान से
हमारा राब्ता हुआ, यानी ईरान ने हमसे राब्ता किया और वो बड़ी बेताबी से डील चाहता है, ये ट्रंप कह रहा है। और उससे कहा कि बहुत सारी बातों पर समझौता हो गया है, सिर्फ यूरेनियम पर इतफाक नहीं हुआ। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकेगा, ये उसने कहा है। और उसने कहा किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे, यानी उनका ख्याल ये है कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो ब्लैकमेल करेगा, जबकि बेचारा अपनी जान बचाएगा और क्या करेगा। उसके बाद फिर इसराइल हमला नहीं कर सकेगा, अमेरिका हमला नहीं कर सकेगा, इतना सा उसका है। उसे कौन सा चलाना है, और चलाना है तो कहाँ चलाना है? क्या अमेरिका भेज सकता है? क्या इसराइल के ऊपर फेंक सकता है? नहीं, इसराइल के ऊपर भी एटम बम नहीं फेंका जा सकता, ये आपको पता? क्यों नहीं फेंका जा सकता? उसकी वजह ये है कि दाएं बाएं सारे अरब मुल्क हैं, तो सारे मुतासर होंगे। तो कौन ऐसा इस्लामी मुल्क होगा जो वहां पे बम मार के अपने मुसलमान भाई मार ले? तो नहीं, ये सिर्फ डेटरेंस है, और डेटरेंस एक अमेरिका से क्रिएट करना है। ईरान ने, मुझे लगता है, दिन रात ये कोशिश कर रहा है कोशिश, मुझे लगता है। चौधरी साहब, इसके पास होता तो मामला यहाँ तक पहुंचता ही ना पहुंचता, लेकिन ये कोशिश कर रहा है। और साथ उसने कहा कि आपने हुर्मज़ की नाकाबंदी जो है वो शुरू कर दी है, और बहुत सारे ममालिक ने हमारे साथ रब्ता किया है और उन्होंने कहा जी हम आपने हुर्मज़ की नाकाबंदी में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं। जबकि सबसे कह रहा है कि मेरे साथ आओ। यूके ने भी इनकार किया, यूके ने इनकार किया, फ्रांस ने कहा, यूरोपियन यूनियन कोई नहीं तैयार होगा, कोई नहीं तैयार होगा। और मुझे लगता है CIA रोकी उनको कि खबरदार हमारे प्रेसिडेंट की बात में आए। ठीक है, जो डीप स्टेट होती है ना वो डिफरेंट होती है, उसे कायम रहना होता है, उसकी अपनी सर्वाइवल होती है, और वहाँ पे बंदा मैटर नहीं करता, वहाँ पे सीट्स मैटर करती है। सीट्स के डिसीजन बाद ये तो चला जाएगा, तो रहना। हाँ, और हम कहाँ जाएंगे सर? सही बात। साथ उसने कहा जी कि ये जो यूरेनियम है किसी न किसी तरीके से हम हासिल कर ही लेंगे, यानी कि वो कहता है यूरेनियम बाय हुक एंड क्रुक हम ईरान से ले आएंगे। अभी कैसे लेके आएगा इसकी समझ नहीं आ रही वैसे। तो सब इससे पहले इसकी किसी बात की समझ आई है आपको? नहीं। अच्छा, ये सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। एक और वैसे बड़ी मजे की बात है, मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था बल्कि बड़ा डिफरेंट किस्म का एनालिसिस है। उन्होंने पूरी जो इसकी ट्वीट्स है ना उनका एनालिसिस किया, और ये मंडे को ना हमेशा जो है सुबह एक ट्वीट करता है, और उससे जो ईस्टर्न जो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस सारी क्रैश करनी शुरू करती हैं। यानी जापान से उस वक्त वहाँ पे दिन होता है, अमेरिका के तकरीबन 12-14 घंटे का 18 घंटे का फ़र्क होता है, बल्कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे का फ़र्क है। तो वहाँ से जब ये ट्वीट करके सो जाता है ये उधर से, और वहाँ पे सुबह हो रही होती है, तो उनकी सारी स्टॉक एक्सचेंज जो है बैठनी शुरू होती है सारी की सारी। अच्छा, जब वो सारा इम्पैक्ट अमेरिका तक पहुँचता है ना, तो ये एक पॉजिटिव ट्वीट करके अपनी मार्केट को ऊपर कर देता है, और साथ जो तेल की प्राइसेस हैं उनको भी उनके साथ बाय प्लान कर वो प्रॉपर एनालिसिस किया उन्होंने। एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि ये देखो ये क्या कर रहा है, ये जानबूझ के ट्वीट करता था आगे बाकी सबकी मत मारी जाए, और जिन्होंने तेल खरीदना है वो उन्हें महंगा खरीदें, और जब ये अमेरिका की बारी आती है तो तेल भी नीचे चला जाता है, और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, चले अब चलते हैं नेक्स्ट खबर इसी चैप्टर की। वो है जी शैतान याहू के हिसाब से दुनिया में अगर कोई गंद है, रियलिटी के अंदर कोई शैतान है, तो वो यही आदमी है जिसका नाम शैतान याहू है। संडे जो पिछला अभी गुजरा है, इस संडे को इसके केसेस ओपन होने थे। अब इसे पता था केसेस ओपन होने, उसी रात को एक रात पहले इसने क्या पंगा किया कि इसने बयान देने शुरू कर दिए तुर्की के खिलाफ। तुर्की के खिलाफ बयान आए और तुर्किया चढ़ गया उसके बाद इनके ऊपर। अब क्या हुआ, मामला खड़ा हो गया, फड्डा खड़ा हो गया, फिर जाकर रिक्वेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को, कहेगा जी मेरे केसेस ना ओपन करो। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका इतना खिलाफ है कि जब वो नरेंद्र मोदी साहब को जब इसने बुलाया था और वहां जफियां से डाल रहा था, तो उसकी मुलाकात में इसने चीफ जस्टिस को बुलाया ही नहीं था। इस हद तक वो बंदा इसके खिलाफ है, या ये उसे इतना डरता है। तो अब गंदी गाली आई थी, मुंह में दे नहीं सकता। अभी याहू साहब ने क्या किया ये बता दें। अब ये याहू साहब जो है ना वो तो जाहिर है चल ही रहे हैं, और वो मामलात आगे ख़राब करते चले जा रहे हैं। लेकिन जो कैंट जो है, ये क्योंकि ये था नेशनल काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर था, इसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसने बड़ी मज़ेदार किस्म की एक स्टेटमेंट दी है, और इसने कहा है जी कि इसराइल को अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकेंगे, और अमेरिका जो है उसको इसराइल के पीछे नहीं चलना चाहिए, और इसराइल के साथ मिल के हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साथ उसने कहा कि ईरान ने 2003 के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया था कि जनाब हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमने उसके ऊपर यकीन नहीं किया, और हम आज भी कह रहे हैं कि एटम बम बना रहे हैं, जबकि 2003 से उसने उसकी कमिटमेंट है, उसने ऐलान किया हुआ है। तो जिस मुल्क ने 23 साल पहले ये ऐलान कर दिया था और अपने जो अफसूदा यूरेनियम है उसे एक खास ग्रेड से आगे नहीं लेके गया, तो हम क्यों उसके पीछे लग गए? ठीक है, तो जो कैंट जो है वो तो बड़ा क्लियर बात, सेंसिबल आदमी, वो कहते हैं इसको रोको, और अगर ये ना रोका तो ये जंग फैल जाएगी, मुज़ाकरात नाकाम कर देगा, और ये आगे जो मामलात हैं ये फैलते चले जाएंगे, जिसको फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये मैं आपको बताऊं ये नेतन्याहू ने क्या बोला है। नेतन्याहू कहता है जी कि बंदरगाहों की जो ब्लॉकेड है इसकी तो उसने हिमायत कर दी, ठीक है, मैं साथ हूं। दूसरा उसने जेडी कहा जी कि मैंने जेडी वैन से बात की है, और उसने मुझे पूरा बताया कि क्या मुज़ाकरात हुए क्या नहीं हुए, पाकिस्तान के मुज़ाकरात की मेरी डिटेल से उससे बात हुई है, और वो कहता है अफसरदा यूरेनियम को हटाना
बहुत जरूरी है और इसके बगैर मतलब मुमकिन नहीं है कुछ भी, मतलब वो भी यूरेनियम के ऊपर ही जोर दे रहा है और साथ ये भी शोखी मार रहा है कि मुझे सब पता होता है। हाँ हो सकता है, लेकिन जेडी वैंस के साथ तो बड़े इख्तलाफात हैं, इसके शदीद इख्तलाफात है। जेडी वैंस तो इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, उसने बल्कि इसको बुली किया था बाकायदा फ़ोन करके उसको डांटा था। और दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करो कि जेडी वैंस की किसी से बात भी हुई तो दुनिया में किसी बंदे ने अभी तक एतराफ़ नहीं किया कि हमें पता है सारे मुज़ाकरात के अंदर सिर्फ नेतन्याहू जो है डींगे मार रहा है, वैसे मेरा ख्याल है। तो वो भी तो वो ऑब्वियस है, उसने जब क्लियरली कह दिया जेडी वैंस ने जी कि यूरेनियम पे और एटमी जो इनका प्लांट है उसके ऊपर बात हुई है हमारी, वहाँ पर जाकर डेडलॉक हुआ है, तो ऑब्वियस है, क्लियर है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट्स के अंदर कह चुका है कि यूरेनियम जो है वो हमें देनी पड़ेगी और हम हासिल करके रहेंगे। तो इसके अंदर कौन सा स्टेट सीक्रेट है जो नेतन्याहू को पता चल गया? वो शोखियां मारता है ना, शोखियां मारता है, तो आपको पता है नरेंद्र मोदी का दोस्त। और साथ ये पीट हेक्सेथ जो है ना, उसका बयान भी बड़ा ऑब्वियस है यार। उसने कहा है कि बहरी नाकाबंदी जो है वो हमने कर ली है, और जब बहरी नाकाबंदी होगी तो हमें ख़तरा ये है कि ईरान की तरफ से फायरिंग होगी, हम मुतवक्को हैं इस तरफ से। साथ उसने कहा है कि जी दानिशमंदाना कदम नहीं होगा, अगर ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया या फायरिंग हुई या मिसाइल चले तो ये उसकी वजह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम उसको रिटेलिएट करेंगे। साथ उसने कहा जी हमने ईरान की तमाम जंगी सलाहियतें जो हैं ख़त्म कर दी हैं और ये दोबारा तैयार नहीं कर सकेगा अपनी जंगी सलाहियतें जो हैं। और साथ उसने कहा जी फ़ज़ाई हदूद के ऊपर हमारी गिरफ्त है, यानी ईरानी फ़ज़ाई हदूद के ऊपर इसकी गिरफ्त है। और साथ उसने कहा जी सदर ट्रंप जो है ईरान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकते हैं, मगर रहमदिली का मुजाहरा किया उन्होंने। तो वो जो पीट्स हेड्सिक था ना, ये भी उससे मिलता जुलता है डोनाल्ड ट्रंप का। ये मुझे लगता है रज़ाई भाई होता है ना जो, ये उस टाइप का कोई एक भाई है उसका, डोनाल्ड ट्रंप का कसाई भाई है। कसाई है, अच्छा इस टाइप की बातें कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए चौधरी साहब, वैसे एक चीज़ मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुज़ाकरात हमेशा बराबर के बंदे से होते हैं, जिसे आपने हरा लिया, जिसकी फौज खत्म कर दिया है, जिसे पूरा तबाह कर दिया, उससे मुज़ाकरात तो नहीं होते ना, वो तो या सरेंडर करेगा या उसे हुक्म दिया जाएगा। तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं फिर, अगर इतना कुछ इन्होंने कर लिया? नहीं, ऐसे ही बातें हैं ना, अपनी आवाम को मुतमिन कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें इतने बिलियन डॉलर ज़ाया हो गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हुई है इनकी, तो अब अपनी खिफत मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ ट्रॉफी तो लेके जाएंगे। वैसे तो नहीं रह सकते वहाँ पे। आप ये कहते हैं कि वो मान लें कि हम मार खा गए और हमारी बड़ी कुट पड़ी, हमें बड़ी मार पड़ी। वो एक था ना, एक लड़का भागी जा रहा था तो किसी ने रोक के पूछा कि क्यों भाग रहे हो? उसने कहा वो पिछली गली में वालिद साहब को जूते पड़ रहे हैं, मैं इज्जत बचा के भाग रहा हूँ। तो ये इस तरह इज्जत बचा के दौड़ रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप को जूते पड़ रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है सारा। तो कुछ ना कुछ तो कहना है इन्होंने। अच्छा, इसके साथ साथ यार पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें पाकिस्तान की तरफ से ना। एक तो जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल की है, वज़ीर-ए-आज़म खातून वज़ीर-ए-आज़म है सानिया ताकाची, उन्होंने की और बात करके प्राइम मिनिस्टर से बात की, शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सफारती किरदार आपने अदा किया है और मैं चाहती हूँ कि ये मामला आगे बढ़े ताकि ये पाकिस्तान जो है वो सुर्ख रो हो इस सारे मामले के अंदर। सही। तो जापान की तरफ से हमने पिछले व्लॉग के अंदर कहा भी था कि जापान की भी एक कॉल जो है ना वो पेंडिंग है और जापानी जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। फिर यूरोपीय यूनियन की खातून, वो भी सदर हैं, उनका नाम है अर्सला फोन डर लेन। अच्छा, उसने भी फ़ोन किया और उसने साथ ही उसने कहा जी कि लेबनान पर हमले फ़ौरन बंद होने चाहिए, उसका बयान भी है। और बयान से उसने कहा पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है कि पाकिस्तान ने कमाल किया है। साथ उसने कहा कि हमले बंद नहीं होते तो ये सारे प्रोसेस को डीरेल कर देगा अगर हमले बंद नहीं होते, लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं होते। पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर साथ उसने कहा आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से यूरोप का जो फ्यूल का इंपोर्ट है वो 22 बिलियन यूरोज़ बढ़ गया, जो टू मच है। जो उसने कहा कि 22 बिलियन यूरोज़ जो है उसका बढ़ गया है। तो मेरा ख्याल है इनमें से हमें कोई 10% भी दे देते ना, ये 15% भी हमारे पास आ जाता तो हम दूसरा कर्जा भी अदा कर देते। हम सारे कर्जे इतना ज़्यादा नुकसान जो है इन्होंने यूरोप ने सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से कर दी है और पूरा यूरोप बड़ा परेशान है। और उसे कहा जी अमेरिका जो है वो इसको बहरहाल इस सारे अमल को बेहतर बनाना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो सके और उसका नतीजा निकल सके। मुझे लगता है कि अमेरिका जो है ना ये तेल के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को रोक के ये जो ऑयल का क्राइसिस है उसको डबल करना चाहता है ताकि सारी दुनिया जो है अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर हो जाए। जब एक ही सोर्स बचेगा आपके पास तो क्या करेंगे आप फिर? तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा इस चीज़ को इंजॉय करना चाहता है कि वहाँ पे जो अमेरिकन पोर्ट्स हैं उनके सामने टैंकर ही टैंकर खड़े हों, बहरी जहाज़ खड़े हों, उसकी तस्वीर खींच के फिर उसे ट्वीट करे और कहे देखा। पीट हेग्सेथ का आज के बयान में एक चीज़ शामिल थी, उसने कहा जी कि अगर ट्रंप चाहते तो एक ही दिन में ईरान में सब कुछ खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रहम किया। तो मुझे वो चंगेज खान का याद आ गया कि किसी औरत ने कहा, उन्होंने पूछा जी कभी रहम आया आपको? उसने कहा एक औरत का बच्चा डूब रहा था तो मैंने नेजा मार के उठा के उसे दे दिया, ये उसका रहम था। तू रख ले, ये तू रख ले। क्या बात। अच्छा, अभी जो साहब शहबाज शरीफ के बारे में बताइए। हाँ जी, कनाडा का भी फ़ोन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो, उन्होंने भी फ़ोन किया
और साथ साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा से हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है उनका रब्ता हुआ है और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुबारकबाद पेश की और साथ उसने कहा जी पाकिस्तान की जो तामीरी सफारतकारी है उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं और ये बहुत अच्छा। दूसरा ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज कैबिनेट से खिताब किया और साथ उन्होंने जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो एलेबरेट किया वहाँ पर, साथ उन्होंने डायलॉग के बारे में बताया कि वो किस तरह हुआ और कहाँ हुआ। साथ उन्होंने कहा जी कि 47 साल बाद एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। 47 साल इसलिए हवाला दिया जाता है कि 1979 में आखिरी मरतबा अमेरिका का ईरान के साथ रब्ता हुआ था। उसके बाद बड़े मुल्कों ने कोशिश की, बड़े बड़े टर्न आए, लेकिन ईरानी अमेरिकन के सामने नहीं बैठे। इससे पहले जो है ना 57 साल पहले पाकिस्तान का एक मोड़ आया था कि इसने चाइना और अमेरिका का आपस में तल्लुकात ठीक करवाए थे 1969 में। और उसके बाद वो तल्लुकात स्टार्ट हुए 1971 में, इनकी आपस में मुलाकात हो गई, हेनरी किसिंजर गए यहाँ से और फिर उसके बाद जो उनके प्रेसिडेंट भी गए और सारी चीज़ें सेटल हो गई। तो आप ये समझे 57 साल पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मरहला सर अंजाम दिया था, क्योंकि उस वक्त चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे थे और अब 47 साल बाद ईरान और अमेरिका को एक साथ बिठाया, तो पाकिस्तान का वाकई बड़ा कमाल है। तो मुझे लगता है दुनिया इस चीज़ को अब तस्लीम कर रही है कि इन्होंने जैसे भी किया, जिस तरह भी किया, इन्होंने किया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसका हवाला दे रहे हैं कि 47 साल बाद हमने बिठाया और ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। साथ उन्होंने कहा जी कि मज़ीद डायलॉग होंगे और हम मायूस नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला एक रास्ता निकालेगा। फिर उसके बाद ये खबर है कि 48 घंटे बाद जो है 48 घंटों के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ उनके फील्ड मार्शल हैं और फिर तारक फातमी साहब हैं, इसाक डार साहब हैं और औरंगज़ेब साहब इस वक्त अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर दे रहे हैं और वहाँ से उनको भी बुला लिया गया और वो भी ज्वाइन करेंगे जाके प्राइम मिनिस्टर को। तो ये हमारी जो सीनियर कैबिनेट है ये सारी की सारी जा रही है और ये दावत दी है MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान, हाँ मोहम्मद बिन सुलेमान ने, और उन्होंने दावत दी है कि आएँ तशरीफ़ लाएँ और ये पाकिस्तान जा रहा है और वहाँ पर ये ब्रीफ भी करेगा। मेरा ख्याल है जो औरंगज़ेब साहब का आना है ना, ये वो $5 बिलियन जो सऊदी अरब हमें दे रहा है उसके लिए औरंगज़ेब साहब वहाँ जा रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना, इनका होना वहाँ पे ज़रूरी है। और उसके अलावा बाकी तो डिस्कस हो गए ना, जो सब सारा मुज़ाकरात और जो डेवलपमेंट्स हैं इनके हाँ बिल्कुल हो गए। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश शुरू कर दी है और ईरान के साथ भी रब्ता है इनका, अमेरिका के साथ भी रब्ता है, दोनों को ये दोबारा राज़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी आएगी। ये जो 8 दिन है ना जंग बंदी के, ये जंग बंदी तो कायम रहेगी। इस दौरान पाकिस्तान की कोशिश होगी कि जो जंग बंदी है उसकी मुद्दत में इजाफा करवा दिया जाए और दोबारा एक मुज़ाकरात का एक कोशिश की जाए और उम्मीद है कि हो भी जाएंगे। हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है जी ईरान के हवाले से। अब ईरान की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या बयान आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, वो बताते हैं। अब देखिए अपना हुर्मस पे एक ईरान का बयान आया है, उसने कहा जी जो गैर मुल्की मुदाखलत है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उससे आलमी तवानाई जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो जाएंगी, आप लोगों को पता ही नहीं उसका क्या नतीजा निकलेगा। फिर इसके साथ साथ जो हुर्मस है, बहरे अपना हुर्मस है और बहरे ओमान है, इसमें उन्होंने कहा फ़ौजी मुदाखलत जो है ना उसकी हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। आप ना ओमान के करीब जा सकते हैं और ना आप नए हुर्मस में दाखिल हो सकते हैं। ये ज़हन में रखें कि ये जो है ना ओमान मुल्क है, ये इसकी बड़ी जो लोकेशन है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। एक तो सऊदी अरब के साथ ये चलता है, आगे जाके ये जितनी स्टेट्स हैं दुबई के साथ और शारजा के साथ मिल जाता है ये, और ये आबना हुर्मस से बिल्कुल पीछे है। यानी यहाँ से जो भी जो बहरी जहाज़ गुजरता है वो यहाँ से हो के आबना हुर्मस के अंदर दाखिल होता है। तो अगर आपने आबना हुर्मस में दाखिल होना है तो आपने ओमान के ज़रिए जाना है और अगर आपने वहाँ से निकलना है तो तब भी आप सबसे पहले ओमान के पास पहुँचेंगे। और दूसरा ये है कि रेड सी की साइड से भी है, ये थोड़ा सा ऐसा करके ना ऐसा, और इससे आगे यमन स्टार्ट हो जाता है और यमन की जो बाबुल मंतब है ना ये उस साइड पे है और ये इसकी लोकेशन बड़ी मज़ेदार है। अगर आप इसको देखें ना कभी ट्रैक करके ओमान को, तो सलाला इसका एक और शहर है, वो सबसे पुराना कदीम शहर जो ना सलाला है, ये कभी यमन का हिस्सा होता था। और इसे अंबिया कराम की सरजमीन भी कहते हैं। वहाँ पे बहुत अंबिया कराम के मज़ारात हैं वहाँ पे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो भी वहीं पे आबाद थी और वहाँ ऊँटनी जो है उसके पाँव के निशान भी हैं वहाँ पे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी। तो बड़ा मज़ेदार किस्म का, खूबसूरत किस्म का शहर है सलाला। तो सलाला जो है ना वो ऊपर जाकर ना रेड सी के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है और उसके बाद अगर आप आएँ तो आगे खलीज फ़ारस है, इसको खलीज ओमान भी कहते हैं, और ये फिर उसके बाद आबना हुर्मस आ जाता है। तो वो इससे ओमान को शामिल करना चाह रहा है बार बार ईरान जो है ना। आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा और भी बताता हूँ। तो साथ उन्होंने कहा जी कि ओमान के जो बहरे ओमान है वो या हुर्मस है उसके अंदर किसी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी अगर वहाँ पर बहरी बेड़ा नजर आया हमें तो हमने उसके ऊपर अटैक कर देना। और ये तर्जुमान
तर्जुमान जो है ना वो कह रहे हैं ईरान के। साथ ही इब्राहिम रज़ाई साहब हैं, ये इनकी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के तर्जुमान हैं, कमेटी है उस काउंसिल है उसके। इन्होंने कहा जी कि ईरानी जो है वो मसल्ह अफवाज लड़ाई के लिए तैयार है, ईरानी मसल्ह अफवाज, और आला तरीन जंगी तैयारी जो है ना हमारी हो चुकी है, हम तैयार बैठे हुए हैं। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि जनरल इब्न रज़ा हैं, ये जो उनके ईरानी फौज के इस वक्त कमांडर इन चीफ आप समझ लें, हाईएस्ट सीनियर होते हैं, सीनियर। तो उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और उसके बाद इब्राहिम रज़ाई ने ये ऐलान किया कि जनाब हमें बता दिया गया, हम तैयार होकर बैठे हुए हैं, तो अगर अमेरिका आएगा तो उसको नुकसान बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और है, ईरान की तरफ से ये भी खबर है कि उसने एक नया सिस्टम बनाया है, जो बार बार कह रहे हैं ना कि नया हमने एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम के तहत जो होंगे जहाज़ यहाँ पे आएंगे, जहाज़ जाएंगे। उस नए सिस्टम को उन्होंने ये किया है कि पहले जो जहाज़ आते थे उसके लिए टोल टैक्स उन्होंने रखा हुआ था कि टोल देंगे तो फिर जाएंगे, उसको चेंज करके इन्होंने सर्विसेज फीस कर दी है। और ये जो सर्विसेज फीस है ना ये हर जगह पे है। मसलन अगर आप नहर स्वेज से गुजरते हैं तो आपको सर्विसेज फीस देनी पड़ती है। अगर आप पनामा लेक से गुजरते हैं, पनामा कैनाल से, तो वहाँ भी आपको ये फीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन वो तो आर्टिफिशियल है ना, जो सब खुद बनाई हुई है, ये तो कुदरती है। कुदरती ये पहले ही होगी जिसके अंदर ये सर्विसेज हो सकता है। वो ये कहेंगे जी हमको साफ करना पड़ता है, इसको ठीक करना पड़ता है, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है, कौन गंदा करके जाता तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सर्विसेज फीस है ना उस लेने का फैसला कर लिया, और इसमें ये ओमान को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, और ये उनके साथ एक मुआहदा करेंगे, और ओमान और ईरान दोनों मिल के ये सर्विसेज चार्जेस जो हैं उनको वसूल करेंगे और फिर आपस में तकसीम करेंगे। ये मेरा ख्याल है इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उसकी वजह यह है कि ओमान के ऊपर अमेरिका को भी इत्तफाक है, यूरोप को भी, ये ओमान वगैरह के साथ कोई एतराज़ नहीं है। तो ये इंटरनेशनल पार्टी को ओमान के ज़रिए एंगेज करना चाह रहा है।